तो हे गाइस, दिस इज भाई प्रणव एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर टेल्स। तो भाई लोग, आज मैं वापस आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तुम लोगों ने वीडियो का थंबनेल ऑलरेडी देख लिया है, वीडियो का जो टाइटल है वो भी तुम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो तुम लोगों को एक ओवरव्यू मिल चुका है ये वीडियो की चीज़ से रिलेटेड होने वाली है, बट तुम्हें एक ब्रीफ में शॉर्ट तुम्हें मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो बेसिकली आज जिनके साथ हम डिस्कशन करने वाले हैं उनका नाम है डॉक्टर काशिफ रज़ा। वो मेरे सीनियर थे क्रीमिया फेड यूनिवर्सिटी में। उन्होंने भी मेरे कॉलेज से ही एमबीबीएस पास किया है, एमबीबीएस किया है। एंड राइट नाउ ही इज़ वर्किंग इन सीआरपीएफ एज एन असिस्टेंट कमांडेंट। इस पोस्ट पे काम कर रहे हैं वो। तो आज जानेंगे उनकी जो पूरी की पूरी जर्नी है, क्रीमिया से लेके एफएमजी पास करने की स्टोरी, एफएमजी से लेके इंटर्नशिप की स्टोरी, इंटर्नशिप की पूरी स्टोरी, और उसके बाद वो कैसे गए डिफेंस सेक्टर में, पैरामिलिट्री फोर्स ही बोलते हैं बेसिकली इसको। तो वहाँ जाने की पूरी स्टोरी, जाने की वहाँ की पूरी स्टोरी है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। बट उससे पहले अगर तुमने वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। अगर तुम चाहते हो कि इन्फॉर्मेशन लोगों के साथ साझा हो तो शेयर कर दो। एंड सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, तुम्हें जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर काशिफ रजा भैया। बेसिकली मैं हर वीडियो में ऐसा बोलता हूँ, बट इसमें भी ऐसे है कि ये थे डॉक्टर जिगर मिस्त्री के जो बैचमेट थे। जब मैं अपने फर्स्ट ईयर में था तो दैट टाइम डॉक्टर काशिफ थे वो थे थर्ड ईयर में। तो भैया मैंने आपको पहली बार देखा है, मैंने आपको ये चीज बताई थी, पहली बार आपको देखा था मैडम टीम चैंको की क्लास में, फिजियोलॉजी की क्लास चल रही थी हमारी। उस दौरान आप आए थे जब फिजियो फ्राइडे समथिंग होता होगा आई गेस वहाँ पे, ऐसा मुझे मेरे को पूरा अच्छी तरीके से याद है, फिजियो फ्राइडे करके। हाँ, तो भैया आपको पता है वीडियो का थंबनेल क्या है, वीडियो का टाइटल क्या है। तो आज हम बेसिकली आज हम आपकी पूरी की पूरी जर्नी जानेंगे रिगार्डिंग क्रीमिया में कैसा था, कि कैसा कैसा इंडिया में आके कैसा सीन हुआ, कि इंडिया में कैसा सीन था, और सॉरी बेसिकली हम आपकी जर्नी जानेंगे कि क्राइमिया में कैसा था, उसके बाद इंडिया में आके क्या क्या हुआ, एफएमजी पासिंग जर्नी, और जो मेन पॉइंट है इस वीडियो का, जो थंबनेल में भी है टाइटल में भी है, उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि वो पर्सनली मेरे को खुद जानना है। तो आई होप कि जो मेरे साथ वाले होंगे, जिन बच्चों ने अभी एफएमजी पास किया है, जो आने वाले फ्यूचर में करने वाले हैं, जो अभी जा रहे हैं, वही साथ में सिर्फ वही नहीं, और जो बाकी इंटरमीडिएट ग्रेजुएट्स भी होंगे उनको भी शायद जानना ही होगा। तो इस बारे में बात भी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट आवर कन्वर्सेशन, और प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू आवर व्यूअर। Thank you, Pranav. So, myself, Dr. Kashif. I have graduated from Crimean Federal University, 2019 batch. Currently, I am working as a medical officer in the rank of Assistant Commandant in CRPF. तो भाई लोग, ये थी डॉक्टर काशिफ रजा की एक शॉर्ट इंट्रो। बेसिकली वो असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट में है अभी सीआरपीएफ में। और अब जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया वो ये है कि मैं हर किसी से क्वेश्चन पूछता हूँ, आपसे पूछूंगा, क्योंकि हर किसी की एक जर्नी अलग होती है। हर किसी का जो सीखा है, जो उसने सीखा है पूरी जर्नी से, वो चीज अलग होती है, कि लर्निंग अलग होती है। तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, कैसा रहा आपका एमबीबीएस की जर्नी इन रशिया, क्रीमिया में कैसा एक्सपीरियंस था आपका, कैसा कैसा तो सब। तो क्राइमिया में आई वेंट इन 2012, बट थोड़ा लेट हो गए थे हम लोग। मैं और काफी सारे मेरे फ्रेंड्स थे, थोड़ा सा लेट हो गए, तो हम लोग का बैच नहीं बन पाया था। तो हम लोगों ने वहाँ पे थोड़े टाइम के लिए रशियन लैंग्वेज सीखी, एंड देन इन 2013 वी ज्वाइंट फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर से सिक्स ईयर तक हर साल हर दिन कुछ ना कुछ नया ही सीखा। वहाँ पे एज एन इंडिविजुअल हमारी अपनी खुद की बहुत ग्रोथ हुई, इंडिपेंडेंट बने, मैच्योर हुए, क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं है, घर वाले नहीं है कि आपको कोई दिक्कत हुई, बस ट्रेन में बैठे या बस में बैठे और घर पहुंच गए। वहाँ जो भी परेशानियां हैं, सारी परेशानियां घर पे बता भी नहीं सकते। तो मैं खुद देखता हूँ जब अपने आप को, कि जब मैं वहाँ गया था और आज जब मैं वहां से लौटा था 2019 में, तो देयर वाज अ ह्यूज डिफरेंस। बहुत बड़ा एक डिफरेंस था दोनों में। तो काफी ग्रोथ हुई एज एन इंडिविजुअल, और मेरी जर्नी क्राइमिया की बहुत अच्छी थी। बहुत सारे दोस्त बने, काफी लोगों से झगड़े भी हुए अप्स एंड डाउन थे, बट हाँ, ओवरऑल बहुत अच्छी जर्नी थी। तो मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा दोस्तों एक बीच में, कि जैसे कि डॉक्टर काशिफ ने बोला कि काफी कुछ नया सीखा। तो बेसिकली ये पॉइंट है, मैं हर वीडियोस में इसलिए बोलता हूँ बार बार, क्योंकि ये बात
फैक्ट है, क्योंकि इंडिया में ऐसा मेरा कोई वो नहीं है किसी को डिसरिस्पेक्ट करने का, बट इंडिया में फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को काफी टाइम पहले से उनके खिलाफ एक ऐसी भावना बोलूं मैं ऐसी बन रखी है कि उनको प्रॉपर ड्यू जो उनकी रिस्पेक्ट है वो नहीं मिलती, कि हाँ अगर तुम फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हो, अगर तुमने रशिया में किया है तो रशिया में तुमने पार्टीज करी है, वोड का पिया है, चाइना में करी है तो कुछ टाइम वेस्ट किया है। तो ऐसा एक उनके लिए परसेप्शन है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए कि इन्होंने सिर्फ मजे किए हैं, बट ऐसा नहीं होता। वहां पे जैसे हम बोलते ही हैं कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारे साथ नहीं होते, तुम जो भी हो अपने दम पे हो, तुम्हें हर एक प्रॉब्लम अपने दम पे फेस करनी है। तुम्हारा मन करता है घर वालों को बताया जाए, पर तुम डरते हो कि घर वालों को ना बताएंगे, वो टेंशन में आ जाएंगे। तो हम खुद वो उस चीज को क्या बोलते हैं फेस करते हैं और उसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो एक जो माइंडसेट होता है वहां पे वो काफी अच्छे तरीके से ग्रो होता है वहां पे। यहाँ पे प्रणव मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा कि अभी व्हेन आई वाज डूइंग माय इंटर्नशिप, तो व्हाट जो मुझे मतलब पर्सनली जो मुझे फील हुआ कि पहले लोग था ऐसा कि एक फॉरेन ग्रेजुएट्स को लेके थोड़ा एक रहता था कि आप फॉरेन से की हो, बट मैंने दिल्ली से अपनी इंटर्नशिप की है हिंदू राव से, तो मेरे को कहीं फील नहीं हुआ कि मैं एक एफएमजी हूँ और इंडियन ग्रेजुएट से कम हूँ। वहाँ के इवन जो हम लोग के सीनियर्स रहते थे जो हमें बताते थे, वो लोग खुद बोलते थे कि अभी जो एफएमजीज आ रहे हैं दे आर इक्वली एट पार विद द इंडियन ग्रेजुएट्स अप टू सम एक्सटेंट। तो इट्स टोटली डिपेंड कि आपने वहाँ कैसे पढ़ाई की है, और पार्टीज ऑफ कोर्स की है हम लोगों ने, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट। हम लोग बोलते हैं यस वी हैव एंजॉयड, वी हैव क्लियर्ड आवर एग्जाम एंड नाउ वी आर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू गाइस। तो बेसिकली हम लोगों ने मास्टर कर ली है चीज, बोलते हैं बैलेंस। बैलेंस करना हमने सीख लिया उस चीज, वो जो स्किल्स पे हमने बेसिकली मास्टरी कर ली है कि हमने अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को दोनों को मैनेज करना सीखा है। तो ये चीज काफी सही चीज है। और भैया एक और चीज मैं ऐड करूंगा, जैसे आपने बोला ना कि आपके मेडिकल प्रोफेशन में आपके साथ ऐसा नहीं हुआ, पर मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ आम लोगों की है ना परसेप्शन ऐसा बन चुका है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ आपको। जब मैंने बाहर गया था तो मैंने सेकंड ईयर के लिए में अपने लोन के लिए अप्लाई कर रहा था, कॉलेज फीस के लिए लोन के लिए अप्लाई कर रहा था। उस दौरान मैं वहां पे गया और जो मेरे बैंक मैनेजर थे इनकी मेरी बात हुई, उन्होंने मेरे से पूछा कि अच्छा एमबीबीएस कर रहे हो? मैंने बोला हाँ जी। उनको लगा इंडिया में कर रहा हूँ, तब तक वो बात सही तरीके से कर रहे थे। और जैसे उनको मैंने बताया कि मैं रशिया से कर रहा करते, उन्होंने तो हूं कर दिया। वो हूं उन्होंने तो कर दिया, पर वही है कि सामने वाला वो इंसान कैसे वो परसेप्शन लेता है उस चीज को, कैसे परसीव करता है उस चीज को। तो ये थोड़ी चीजें से उस रिगार्ड मैंने बोला था कि हाँ मेडिकल प्रोफेशन में तुमको वैसा, क्योंकि अगर मैं जैसे इंटर्नशिप कर रहा हूँ अभी तो वहां मुझे ऐसा कोई फील नहीं करा था कि भाई तू बाहर का है या कुछ भी है। यहाँ पे तो मैटर भी नहीं करता है गेस, यहाँ पे उनको फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कहाँ से कर लिया कैसे नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि वर्कलोड फाइट हर जगह सेम है। और इवन की अभी जो साथ के इंटरमीडिएट ग्रेजुएट्स है वो तो यही कहते हैं कि आपने वो एफएमजी पास कर लिया तो आप एक जो वो स्टेप अहेड ही हो हमसे। एक नेशनल लेवल एग्जाम, काइंड ऑफ नेशनल लेवल एग्जाम ही होता है ये। हाँ, ये सही चीज बोली कि हाँ ऐसा करते हैं, और ऐसा ऐसा मिलेगा जब पेशेंट्स भी आएंगे। लाइक मैंने प्राइवेट में भी जॉब की है, तो वहाँ पे बड़े क्यूरियस होते हैं लोग कि आपने कहाँ से एमबीबीएस किया। तो एक इंसिडेंट था, आई वाज वर्किंग इन यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, तो वहाँ एक पेशेंट आके मेरे को बोला कि सर आपने कहाँ से किया? तो मैंने बोला आई डिड फ्रॉम रशिया। तो वो बोला कि ओके, बट वो एक्सप्रेशन जो था ओके वाला वो मैं समझ गया था, बट आई टुक इट एज अ चैलेंज। फिर वो एडमिट हुआ हमारे यहाँ, ही वॉज देयर फॉर अराउंड 4 days। 4 दिन के बाद व्हेन ही गॉट डिस्चार्ज, तो उसने मुझे कुछ नहीं बोला, जो कंसल्टेंट थे उनको बोला कि एक रशियन ग्रेजुएट इतना अच्छे से पेशेंट को डील कर सकता है। तो इट्स ऑलवेज अप टू यू हाउ कन्विंसिंग यू आर। जी। और हम लोग के लिए हर दिन एक चैलेंज होता है, हर पेशेंट एक चैलेंज रहता है, बस उस चैलेंज को पार करना है। कई बार नीचे भी गिरेंगे, ठीक है, हो जाएगा। हाँ बट वो भैया डिपेंड करता है कि तुम बॉस बैक कैसे करते हो। हाँ, तो भैया ये थी आपकी बाहर की जर्नी, कैसे कैसे आपने मतलब चैलेंजेस रहे आपके लिए। अब मैं बात करता हूँ तीसरे मेन क्वेश्चन की, रिगार्डिंग एफएमजी। आई रियली होप कि जब आपने एफएमजी का नाम सुना होगा कि हाँ एग्जाम देना है एफएमजी, तो आपके दिमाग में भी थोड़ा सा रहता था कि भाई कैसा है, पेट में आपके भी कुछ ना कुछ होता होगा भाई, निकालना है कि कैसा। तो उसके रिगार्डिंग कैसे कैसे आपकी स्ट्रेटेजी थी, कितने मार्क्स आए और कब क्लियर किया, कौन सा अटेम्प्ट था? तो जब मैं यहाँ इंडिया से गया था तब मुझे पता था कि वी हैव टू क्लियर एफएमजी एग्जाम। टिल 3rd ईयर 4th ईयर आई वाज वेरी चिल। मैं अपना जो वहाँ पढ़ाते थे वो पढ़ता था,
ज्यादा लोड नहीं रहता था, कि गो विद द फ्लो, ठीक है हो जाएगा। बट फिफ्थ ईयर में आई स्टार्टेड कोचिंग। उसके बाद जब वापस गया तो फिर वो जो पढ़ा था सब रह गया पीछे, रिवाइज नहीं कर पाया। बट देन सिक्स ईयर में आके मैंने वापस से कोचिंग ली थी। सो आई ग्रेजुएटेड इन 2019 एज आई टोल्ड। उसके बाद दिसंबर वाला मैंने अटेम्प्ट दिया था, वही हमें देने मिलता है। तो 2019 में मेरा एग्जाम था एंड रिजल्ट केम इन 2020। आई गॉट क्लियर। मैंने अपना एफएमजी एग्जाम क्लियर कर दिया था फर्स्ट अटेम्प्ट में। इट वाज 202। आई क्लियर। ओह नाइस। तो ये काफी सही नंबर है। अगर जो समझ पा रहा है कि 2019 में 200 के ज्यादा नंबर लाना बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि जैसे मैं हर बार बोलता हूँ कि उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी एग्जाम को लेके, तुम्हें गाइड करने वाला कोई ज्यादा नहीं थे। लेकिन अभी तो काफी ज्यादा अवेयरनेस हो गया है, आपको हर तुम्हें यूट्यूब पे कई ऐसे मिल जाएंगे जो ज्ञान देते हैं इस चीज को लेके। पर उस टाइम पे इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी। उस टाइम तो था कि अगर तुम यूट्यूब पे देखोगे तो डिमोटिवेट करने वाले ज्यादा थे कि यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, ऐसा है वैसा है ये है वो है। लेकिन अभी उस टाइम पे अगर 200 मार्क्स लिए थे तो काफी ज्यादा सही चीज है भैया। अच्छा, तो आपकी स्ट्रेटेजी कैसी थी? कहाँ से कोचिंग ली, कि क्या कोचिंग ली थी, कि सेल्फ स्टडी करी थी, कि प्रेपरेटरी यूज किया था, कि कैसा? नहीं, मैंने मिस्ट से कोचिंग लिया था और मेरा एक क्लियर सा फंडा था कि मैं अभी भी वही चीज फॉलो करता हूँ कि आप जहां हो, जिस सिचुएशन में हो, यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट इन दैट। तो व्हेन आई वाज इन क्राइमिया, वहां जो पढ़ाते थे आई यूज्ड टू फॉलो दैट। मैं इधर उधर दिमाग नहीं चला। जब मैं यहाँ आया मिस्ट में तो इन लोगों ने भी यही बोला कि जिस वक्त आप कोचिंग के बाहर जाओगे तो गौतम नगर तो हब है, तो वहां पर आपको हर कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चे मिलेंगे जो प्रेप लैडर पढ़ रहे हैं, कोई मैरो कर रहा होगा, कोई कहीं से पढ़ रहा होता है। तो सबका सोर्स अलग रहता है, तो अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन भी डिफरेंट रहता है। तो सर एक चीज बहुत क्लियरली सर ने बोला था कि ट्राई करना कोचिंग से सीधे घर जाना, ज्यादा लोगों से नहीं मिलना है। मेक 2 और 3 फ्रेंड्स जिनके साथ आप बात करोगे, क्योंकि आप बाकियों से बात करोगे तो डेफिनेटली दे विल आस्क यू फ्यू क्वेश्चन जो तुम्हें नहीं आते होंगे। उस मोमेंट पे हम कहीं ना कहीं डिप्रेस हो जाते हैं। बट सर ने बोला उसको डिप्रेस नहीं होना है, उस पॉइंट को ऐसे लेना है कि ठीक है उसको वो नहीं आता तो मुझे ही आता है। तो एक पॉजिटिव सोच रखनी थी। बाकी मेरा एक ही सिंपल सा फंडा रहता था, जो जिस दिन पढ़ाया है उसी दिन पढ़ना है। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट क्योंकि क्लासेस रहते थे 12 घंटे के, पर मैं करता था कि करना है, अगर करना है तो करना है। मुझे कई बार सुबह के 6 बज जाते थे वो रिवाइज करते, बट मैं करता था। क्योंकि अगर जैसे फॉरेंसिक मैं एग्जांपल दूं, एक फॉरेंसिक 2 दिन में खत्म हो गया था हमारा। अगर मैं उसको नेक्स्ट डे के लिए वेट करता तो मेरा पूरा सब्जेक्ट ड्यू रह जाता। मेरा एनेस्थीसिया नहीं हो पाया था, जस्ट कि मैंने सोचा कि मैं कल रिवाइज कर लूंगा, वो कल कभी नहीं आया। तो मेरा था जिस दिन कराया है उसी दिन पढ़ना है, और जितना लिखवाया है उतना ही करना है। मैंने कोई ज्यादा सोर्स इस्तेमाल नहीं किया, जो दिया था उतना ही पढ़ा, उसी चीज को बस बार बार पढ़ा। तो दोस्तों, तुम लोगों ने सुना जो ये स्ट्रेटेजी है ना कि भाई, मतलब मैंने पर्सनली ये स्ट्रेटेजी फॉलो की है तो मुझे पता है कितनी ज्यादा फायदेमंद है। जो चीज तुमने साथ साथ में पढ़ ली ना भाई, उसका तो एक अलग ही गेम है। और अगर मतलब कोशिश करोगी नेक्स्ट डे भी उस चीज को एक बार, अगर तुमने पहली बार जो रिवीजन मारी वो अच्छे से मारी है, तो जब सेकंड रिवीजन मारोगे तो वो तुम्हारे लिए एक हल्की सी रिवीजन होगी, क्योंकि वो फोटोग्राफिक मेमोरी पे अलग एक ऑलरेडी तुम्हारे दिमाग में फीड हो चुका है वो चीज। तो तुम्हें वो हल्का हल्का ब्रशअप ही करना है। तो काफी सही ये स्ट्रेटेजी बताई डॉक्टर काशिफ ने। तो भैया मिस से कोचिंग ली बेसिकली आपने, तो हाँ, आप मैंने मिस। तो आप अपनी एफएम की पासिंग स्टोरी में जो है स्टोरी, उसमें मिस्ट को कैसा, मतलब क्या वो देते हो फीडबैक? मेरे लिए तो जब मेरा रिजल्ट आउट हुआ था तो आई वाज इन शॉक कि मैं पास हो गया वो भी इतने ज्यादा मार्क्स से, और मैं दिल्ली में था उस वक्त। मैं मिस्ट वापस गया, मैंने बोला सर रिजल्ट एक बार क्रॉस चेक कीजिए, मेरा नहीं हो सकता, बिकॉज नहीं था मेरे को। और मैं यही बोलूंगा कि शायद शायद या फिर 100% बोलूंगा कि जितना भी है एफएमजी मेरा जो क्लियर हुआ उसमें मैं पूरा का पूरा रोल मिस्ट को ही देना चाहूंगा, क्योंकि वहां पे जो टीचर्स थे दैट टाइम वो बहुत मोटिवेटिंग थे, बहुत ज्यादा। मुझे अच्छे से याद है कि मेरे जब डेली हम लोग के टेस्ट होते थे तो एक पॉइंट पे आके मेरा ग्राफ ना एकदम फ्लैट हो गया था। मेरा ना मैं कितना भी पढ़ लूं, कितना भी मैं कर लूं, मेरा 70 के ऊपर नहीं जाता था। तो मैंने एक बार सर को बोला भी कि सर इतना अगर पढ़ने के बाद भी मेरा 70 आ रहा है क्लास टेस्ट में, और वो भी उस क्लास टेस्ट में जिसमें मुझे पता है कि क्वेश्चंस यहीं से आएंगे,
तो मैं कैसे एफएमजी क्लियर कर पाऊँ? तो उन्होंने बोला कि 70 आ रहे हैं, बहुत है, नेगेटिव नहीं सोचना है और हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा जैसे अभी हो रहा है। और ऐसे ही हो गया जैसे हो रहा था। तो बेसिकली आपकी इस जो पूरी स्टोरी एफएमजी के लेके, इसमें एक काफी अच्छा रोल है मिस्ट का। बहुत बड़ा रोल है। तो बेसिकली हमने आपके गुरुओं की बात तो कर ली, आप जो बात करते हैं वो करते हैं पेरेंट्स की। तो कैसा रिएक्शन था जब आपने बताया कि आपके इतने ज्यादा मार्क्स आए हैं? पहले तो मैंने अपने घर वालों को बताया नहीं था कि मेरा एग्जाम हो गया है। मैं अपना एग्जाम दे के 20 दिसंबर को था हम लोग का एग्जाम, में घर चला गया था। तो मेरे घर वालों ने बोला कि मतलब ऑल ऑफ सडन घर पे कैसे? तो उस वक्त कुछ सीए का कुछ प्रोटेस्ट चल रहा था, दिल्ली में काफी जोर शोर से था। तो मैंने बोला कि प्रोटेस्ट की वजह से एग्जाम पोस्टपोन हो गया। कि अच्छा पोस्टपोन हो गया? मैंने बोला हाँ। तो वो लोग बोले ठीक है। फिर मुझे इतनी एंजाइटी थी घर में भी कि मैं एक ही वीक रुका, फिर मैं वापस आ गया। फिर मेरा रिजल्ट आउट हुआ तो मैंने किसी को नहीं बोला कि रिजल्ट आ गया है, मैं पास हो गया। मैंने डायरेक्ट ट्रेन की टिकट बुक की, मैं घर गया मिठाई का डब्बा लेके, और मैंने बोला कि आई क्लियर्ड माई एग्जाम। तो सब लोग शॉक थे। मेरे फादर तो क्राइंग, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि मैंने एग्जाम दे दिया और क्लियर भी हो। तो ये स्टोरी काफी ज्यादा मतलब इमोशनल भी है, मजेदार भी है, तो काफी सही लगी मुझे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी थोड़े इमोशनल हो गए हो। हाँ ऑफ कोर्स। वो तो होता है ना मतलब ये स्टोरी सुन के ये स्टोरी सुन के मेरे को काफी अच्छा लग रहा है कि हाँ, अंदर से कि अच्छा, इतना अच्छे तरीके से हुआ था कि आई रियली होप कि व्यूअर्स को भी ऐसा अच्छा लगेगा काफी ज्यादा। तो आपको चीयर अप करने के लिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसको पर्सनली मेरे को बड़ा ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, जो अंदर से मेरे को बड़ी वो है, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, जिज्ञासा को, आई गेस मुझे याद नहीं आ रहा है इसका एग्जैक्ट वर्ड, क्यूरोसिटी। मुझे काफी हाँ। ज्यादा क्यूरोसिटी है जानने की। बट उससे पहले भैया मैं क्वेश्चन मिस कर गया आपकी इंटर्नशिप को लेके और इंटर्नशिप एक्सपीरियंस को हाँ। लेके। तो मेरी इंटर्नशिप मैंने जैसे ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ था तो 20 जनवरी को रिजल्ट आया था। उस वक्त दिल्ली में इलेक्शंस थे। तो हिंदूराव में इंटरव्यू वो सपोज टू बी अराउंड 8, बट फिर उन्होंने पोस्टपोन किया था। इंटरव्यू में गए हम लोग, मेरे को नहीं पता था कि इंटरव्यू क्या कैसे होगा, मुझे ये भी नहीं आइडिया था कितने लोग आएंगे। तो मैं और मेरी एक फ्रेंड और मेरा एक और फ्रेंड है, हम 4 लोग गए थे हम लोग। जब मैंने वहाँ स्टूडेंट देखे तो देवर अराउंड आई थिंक 400 जो लिस्ट लगी हुई थी। तो हम लोगों ने आपस में बोला वापस चलते हैं, यहाँ क्या ही होगा अपना 400, इसमें ऑलरेडी सोर्स वाले आए हुए हैं। क्योंकि तब हम लोग को पता था कि काफी सोर्स और इस पे हो जाता है। फिर हम चारों ने, मैंने बोला कि यार एक बार ट्राई तो देते हैं, पता लगेगा कैसे होता है इंटरव्यू, अभी एक बार ट्राई दे देते। ट्राई हम लोग इंटरव्यू देने, तो देवर आस्किंग वेरी बेसिक बेसिक एज इन जो आपने पढ़ा था वही। मेरा देयर वर 4 पीपल हु वर टेकिंग इंटरव्यू, मेरा इंटरव्यू हुआ और मेरे को था मेरा नहीं होगा। मैंने रिजल्ट भी चेक नहीं किया। तो मैं मेट्रो में था, मुझे अच्छे से याद है, मेरे पास फोन आया मेरे फ्रेंड का कि तेरा हो गया क्लियर। मैंने बोला क्या? बोलता है इंटर्नशिप में तेरा नाम आ गया है। मैंने बोला ऐसे कैसे हो सकता है? बोलता है आ गया है। फिर उसने मुझे रिजल्ट भेजा, आ गया था। फिर इंटर्नशिप ज्वाइन की। पहले फर्स्ट डे बहुत डरे हुए थे कि कुछ नहीं आता है क्लिनिकल, बट वहाँ पे सीनियर्स इतने अच्छे थे, उन्होंने इतने अच्छे से सिखाया। सिखाया क्या, उन लोगों का बर्डन कम हो जाता है, वो आपको सिखाकर फिर आपको करना होता है। और वहाँ पे हिंदूराव में पेशेंट लोड काफी रहता है, बहुत जबरदस्त पेशेंट लोड रहता है। पूरा पूरा पेशेंट दे देते हैं आपको हैंडल करने, इफ यू आर गुड इनफ। और अगर आपको है मतलब अपने मन से है करने का कि सीखना है, तो पूरा पेशेंट आपका है, आप करो आराम से, कोई नहीं रोके। मैंने सब कुछ किया है। मतलब मैंने अपनी इंटर्नशिप में इवन आई हैव अटैच्ड इन महर्षि वाल्मीकि इन्फेक्शियस डिसीज हॉस्पिटल विच इज वेरी स्पेसिफिक फॉर डिप्थीरिया केसेस। दिल्ली में ये एमसीडी के हॉस्पिटल के अंदर ही आता है। तो उसमें क्या होता है, जब भी डिप्थीरिया पीक पे होता है तो सारे पेशेंट उधर ही जाते हैं। तो मैं पर्सनली मैं अपने जो मेरे इंचार्ज थे, इंटर्न इंचार्ज, मैं सर के पास गया। मैंने सर को रिक्वेस्ट किया कि सर आई वांट टू गेट पोस्टेड इन महर्षि वाल्मीकि। वो अलग ही हॉस्पिटल हो गया, 15 डेज की पोस्टिंग रहती है। मैं वहां गया जस्ट टू सी द डिप्थीरिया पेशेंट, बहुत क्लासिकल पेशेंट से। तो मैंने कोई भी अपना मौका नहीं छोड़ा कि मैं छोड़ दूं, क्योंकि कोई बात नहीं दूसरे हॉस्पिटल जाने पड़ेगा, नहीं। मेरा था कि अगर मिला है मौका तो सब करूं।
कुछ नहीं छोड़ूंगा। तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ, मैं एक पॉइंट नोटिस किया, जैसे हमने बोला कि इनको सिखाना रहता है कि जितनी जल्दी आपको सिखाएंगे उतना ज्यादा फायदा है, हाँ बेसिकली पॉइंट ये है। हाँ। तो दोस्तों तुम लोगों ने सुन लिया डॉक्टर काशिफ की इंटर्नशिप स्टोरी, ये थी इंटर्नशिप स्टोरी। तो अब बात करते हैं उस क्वेश्चन की जिसके लिए मैं पहले बोल रहा था कि काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी है मुझे। तो भैया अभी आप कहाँ पे जॉब कर रहे हो, और पर पहले इसके बारे में बताओ, उसके बारे में अगला क्वेश्चन इसके बारे में बोलते हैं। एक्चुअली मैंने ना पैरामिलिट्री फोर्स ज्वाइन कर ली है। तो पैरामिलिट्री फोर्स में क्या रहता है आपका, इसमें बेसिकली होते हैं आपकी सीआरपीएफ, सीआरपीएफ के अलावा होता है आपका बीएसएफ, बॉर्डर बॉर्डर फोर्स, उसके बाद आपका आता है एसएसबी, सशस्त्र सेना बल, फिर आता है असम राइफल, और एक आता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। तो ये आपका पुलिस फोर्सेज होती हैं, पैरामिलिट्री होती है बेसिकली, विच इज गार्डिंग द इंटरनल इशू। जी। और इंटरनल के अलावा इसमें जो कुछ फोर्सेज होती हैं, दे वर्क विद एन आर्मी, जहाँ पे बॉर्डर पे सपोर्ट करते हैं। तो इसमें क्या रहता है कि इट इज नॉट अ आर्मी बेसिकली, बट अभी इसको नेम चेंज कर दिया, पैरामिलिट्री बोलते हैं। काइंड ऑफ रिजर्व पुलिस है ये। हाँ, इट इज अ रिजर्व पुलिस। तो अभी आपका जो रैंक है, अभी आप ऐसे ही मेडिकल ऑफिसर, जैसे बताया कि मेडिकल ऑफिसर काम कर रहे हो, आपका रैंक जो है वो मेरे को काफी सही लगा सुनने में। हाँ, कि अंदर से क्या लगता है कि हाँ भाई सही है ये। तो मेरे को भी नहीं पता था कि रैंक खासा भारी भरकम है ये रैंक। आप सडनली ग्रेड 1 ऑफिसर्स में आ जाते, गजेटेड ऑफिसर्स ग्रेड 1। यू गेट टू मीट पीपल लाइक आईपीएस आईएएस, जो फ्रेश ट्रेनीज होते हैं आईपीएस के, उनसे मिलोगे आप। डीआईजी हो गए, डीआईजी ऑप्स हो गए आपके, ऑल काइंड ऑफ जजेस, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होते हैं, आप सबसे मिलोगे, सबसे। तो दोस्तों अगर मैं बताऊं कि उनका रैंक क्या है, वो है असिस्टेंट कमांडेंट का इन सीआरपीएफ। तो भैया मैं पूछता हूँ आपसे, मतलब कि कैसे, मतलब प्रोसीजर प्रोसीजर क्या है इस पे ज्वाइन करने का, चाहे वो आर्मी में अगर जाना हो या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाना हो। तो और क्या क्या, मतलब इसके अलावा अगर आपको नॉलेज है कि अगर एमबीबीएस करने के बाद, एफएमजी क्लियर करने के बाद, इंटर्नशिप खत्म करने के बाद हमारे पास और कौन कौन से ऑप्शंस हैं। देखो, ऑप्शंस में तो पीजी रहता है, बट ड्यू टू कोविड मैंने अपनी मैं नहीं बोलूंगा कि पेपर टफ था या कुछ था, मैंने तैयारी नहीं की थी, इसलिए मेरा पीजी में फर्स्ट टाइम में मेरा आई क्वालिफाई, मेरा क्वालिफाई हो गया था। उसके बाद कोटा भी रहता है, मेरे पास था ओबीसी कोटा, तो आई वाज अच्छी, मतलब ठीक रैंक थी कोटा लगाने के बाद। आई वाज गेटिंग अराउंड 25K रैंक थी मेरी। बट वही है कि नहीं मिला मुझे। आई वांटेड अ क्लिनिकल सब्जेक्ट। ड्रीम ब्रांच नहीं मिली एंड बेसिकली। हाँ, मुझे क्लिनिकल ब्रांच चाहिए थी, बट मेरा बहुत स्पेसिफिक था कि मुझे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और यूपी में ही चाहिए थी, इसके अलावा कहीं नहीं चाहिए थी। डीएनबी भी मैंने मुझे डीएनबी करना था, डीएनबी में मैंने फिलिंग की थी, चॉइस फिलिंग, बट मैंने साउथ का कोई भी कॉलेज चूज ही नहीं किया था। तो माइट भी मिल सकता था, बट मैंने नहीं किया क्योंकि आई वॉज वेरी क्लियर। मेरा हमेशा से एक चीज है कि स्टे क्लियर कि तुम्हें क्या करना है, डाउट में नहीं रहना है मेरे को। तो मेरा था कि नहीं होगा तो नहीं होगा, आई वॉज वेरी क्लियर, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्राई करेंगे, बट मैं साउथ में तो नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट डू इट फ्रॉम साउथ। लैंग्वेज एक इशू रह जाता है, बड़ा इशू हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट के साथ डील करना है आपको। एक साल तो लैंग्वेज सीखने में ही चला जाएगा, और मेरा फर्स्ट ईयर ऐसे ही चला जाएगा। तो मेरा था कि करूंगा तो वहां से करूंगा जहाँ पे हिंदी एटलीस्ट हिंदी फर्स्ट बेल्ट। लैंग्वेज हो। हाँ, या फिर अगर हिंदी नहीं हो तो एटलीस्ट हिंदी समझे हो। जैसे पंजाब वगैरह में अगर ठीक है पंजाबी बोलते हैं बट हिंदी समझ जाते हैं। वही एक रीजन था। फिर काउंसलिंग किया। यूपी में भी, यूपी का थोड़ा सा एक खराब सा सीन हो गया था, मिल सकता था, बट देन नया रूल आ गया कि जो पीएचसी में सर्व किया है उन्हीं लोगों को डीएनबी मिल सकता है यूपी गवर्नमेंट कॉलेज। अदरवाइज हो जाना था, बट ठीक है, जो होता है अच्छे का ही होता है। ठीक लिए होता है। फिर मैंने पीजी के दौरान ही मेरे को पता था कि पैरामिलिट्री फोर्स एक होता है। पैरामिलिट्री फोर्स सबसे पहली बात तो ये परमानेंट जॉब होती है। इसमें सबसे अच्छी चीज जो है इसका जॉब सिक्योरिटी, आपकी जॉब सिक्योरिटी रहती है।
आपको पेमेंट मिलेगा, बहुत अच्छा एक लमसम अमाउंट मिलता है, बहुत अच्छा। प्लस आपका एक लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो जाता है। लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा इसलिए हो जाता है कि आपको ये लोग घर देते हैं रहने के लिए, गेट अ गवर्नमेंट क्वार्टर, यू गेट कार, वो भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं, यू गेट गार्ड, क्लीनर, सब लोग आपके इंडिविजुअल होते हैं जो आपके आएंगे, सब कुछ करेंगे, जाएंगे। इन शॉर्ट आपको कुछ नहीं करना है। देन राशन मनी वी गेट, बहुत तरीके, मतलब दे गिव एवरीथिंग विच वन कैन ड्रीम ऑफ, मतलब आपको एक रॉयल लाइफ जीने का मौका मिलता है। द ओनली थिंग दे डिमांड इज योर, हमारा हम जितना हमारा काम है उसे अच्छे से करें, 100% दे अपना, और इससे ज्यादा कुछ नहीं मांगते ये लोग। ये होता है पैरामिलिट्री का। दूसरी चीज आती है आर्मी। आर्मी में आप जा सकते हैं, आर्मी में परमानेंट जॉब नहीं होती, शॉर्ट सर्विस कमीशन। उसमें क्या रहता है, आपको 5 साल बाद यू हैव टू अगेन अप्लाई, इसका कुछ प्रोसीजर रहता है, देन यू हैव टू गो, मतलब बहुत सारे घूम घूम गोल गोल चक्कर रहते हैं। तो काफी सारे यहाँ आर्मी के डॉक्टर्स हैं जिन्होंने 5 साल वहां सर्विंग करने के बाद दे हैव ज्वाइन पैरामिलिट्री। पैरामिलिट्री परमानेंट जॉब देती है और ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है पैरामिलिट्री। तो तो बेसिकली इसका प्रोसीजर, नहीं, बोलो बोलो भैया। इसका हर 2 या 3 साल में एक बार इसकी वैकेंसी आती है। तो जब इसकी वैकेंसी आई थी मैंने अप्लाई कर दिया था, बट मैं श्योर नहीं था कि मैं ज्वाइन करूंगा कि नहीं करूंगा। फिर क्योंकि काफी सारे फीडबैक भी मिलते हैं, नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक। फिर जब इंटरव्यू मैंने दिया था, हमारा इंटरव्यू होता है, उसके बाद मेडिकल होता है, उसके बाद फिजिकल होता है। तो इंटरव्यू में दे कैन आस्क यू एनीथिंग एनीथिंग। वहाँ पे जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, आई रिमेम्बर देयर वर अराउंड 16 to 17 people were sitting, and all of them were from IAS. There were 2 doctors. Rest of them were from administrative branch. I think one or two from DIG rank. One was from IPS. One was IAS, I think. So मतलब तो पहली बेसिकली मीटिंग आपकी ऑफिस से। तो बेसिकली दीस वर द पीपल्स हु वर टेकिंग योर एग्जाम, इंटरव्यू हाँ बेसिकली। अच्छा, तो मतलब हाँ इस रैंक के लोग आपका इंटरव्यू लेते हैं। हाँ, 2 डॉक्टर रहते हैं। तो बेसिकली है तो काफी ज्यादा फैसिनेटिंग। यार जहां तक बता रहे हो आप कि आपको गार्ड मिलता है, अ, ये मतलब जैसे भैया जब एंट्री होती है, ये मतलब अगर मैं बात करूं कि अगर मैं छोटा बच्चा हूँ, इसको भी इस चीज के बारे में कोई चीज पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं छोटे बच्चे की बात करूं, उसको बैट मिलता है, उसको पता नहीं क्या है क्या नहीं, और उसको खड़ा खुश होता है देख के कि भाई बैट है ना, इससे कुछ खेल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो मेरे लिए सेम काइंड ऑफ चीज अभी ऐसी है। मेरे को हाँ, पहले काफी ज्यादा इंटरेस्ट था डिफेंस में, लेकिन एनडीए वेंडे क्लियर हुआ नहीं, तो उसके बाद हम इस चीज में आ गए। बट उसके बाद जब मैं जाना तो मेरे को लगा पता कि हम मेडिसिन करने के बाद भी हमारे पास एक ऑप्शन है डिफेंस में जाने का। तो मेरे को इसके बारे में पढ़ रहा था काफी ज्यादा मैं। बट एक पढ़ना अलग चीज है और किसी का एक्सपीरियंस जानना, और उनके थ्रू उनकी उनकी सोच है इसको लेके, उसको जानना एक वो अलग चीज है। और ये चीज जो है वो काफी ज्यादा सही है, और मतलब काफी ज्यादा बेनिफिशियल भी है जिन लोगों ने इसका इंटरेस्ट है बेसिकली इस चीज को लेके। अगर मैं बात करूं तो अगर मैं बात करूं कि आपने बताया कि आपने जब इंटरव्यू दिया, तो इंटरव्यू में वो क्वेश्चन जो होते हैं काफी टफ होते हैं कि आसान होते हैं। उसके बाद अगर जैसे आपने असिस्टेंट कमांडेंट की बात करी, वो फर्स्ट मतलब जो पोस्ट थी वो स्टार्टिंग ऐसी होती है कि इसके नीचे की भी रैंक की होती हैं वहां पे, या इससे हाई लेवल की भी होती हैं जो फर्स्ट ज्वाइनिंग होती है? हाँ, एक्चुअली क्या होता है, जितना पैरामिलिट्री होता है, तो है तो ये भी एक पुलिस फोर्स ही। अभी नाम दिया है CAPF, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। इसमें क्या रहता है, हमारी रैंकिंग यहाँ से शुरू होती है। वी एंटर इन फर्स्ट क्लास ऑफिसर, प्रमोशन होके नहीं आते हम लोग, एंटर ही यहाँ पे इस लेवल पे होता है हमारा। देन वी गेट प्रमोटेड, मतलब फिक्स टाइम पे प्रमोशन होता है। आप AC से DC बनते हैं, DC से 2IC बनते हैं, 2IC से आप CO बनते हैं, देन CO से आप बनते हैं DIG, DIG से IG। ये पूरा 30 साल में आपका प्रमोशंस आते रहते हैं, और हर रैंक एक इक्विवेलेंट होती है आपका
इसके डॉक्टर में जैसे एसी है तो वो एमओ है, एमओ एसी होते हैं। देन आप जाएंगे अपर ग्रेड में डीसी, डीसी होते हैं। अब डीसी में दो होते हैं, अगर आप स्पेशलाइज्ड हैं, अगर आपने पीजी किया हुआ तो आपकी एंट्री डीसी लेवल पे होती है, एसी लेवल पे ओके। तो आप बनते हैं, हाँ, स्पेशलाइज्ड मेडिकल ऑफिसर। उसके बाद बनते हैं हम लोग 2IC, 2IC के बाद हम बनते हैं सीओ। तो सीओ इक्विवेलेंट होता है सीएमओ, मतलब चीफ मेडिकल ऑफिसर सिलेक्शन ग्रेड। वो मेडिकल पोस्ट है हमारी, और अब हमारी जो रैंक रहती है चीफ मेडिकल ऑफिसर की, वो रहती है सीओ। देन हम बनते हैं डीआईजी, देन बनते हैं आईजी मेडिकल की। ओके। तो जैसे कि आपने बताया था कि जो इसके कुछ फॉर्म निकलते हैं, आपको इसके बारे में कैसे लगा पता? और अगर फॉर्म भरने का तरीका क्या है, उसके बाद जब आपने इंटरव्यू दिया उसके बारे में बताओ एक बार, इंटरव्यू का कि कैसे क्वेश्चन थे, तो कैसा सीन था पूरा? तो बेसिकली इसमें क्या रहता है, आईटीबीपी, आईटीबीपी वेबसाइट है एक, आईटी मतलब इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स की वेबसाइट है अपनी। इसमें क्या रहता है कि मैंने मेरा एक नोन टू था, वो ज्वाइन किया हुआ है ऑलरेडी, इज इन आसाम राइफल। तो उसने मेरे को पहले ही बता दिया, मुझे पता था इसका कि ऐसे एक निकलते हैं फॉर्म्स, बिकॉज जब मैं था यूक्रेन में भी तो आई यूज टू सर्च की गवर्नमेंट जॉब का क्या स्टेटस, हम कहाँ से कर सकते हैं। मैं ये कुछ ना कुछ देखता रहता था यूट्यूब पे, तो मुझे पता था कि ऐसे होता है। बट देन उसने जब ज्वाइन किया तो उसने मेरे को बता दिया जब फॉर्म निकली। तो फॉर्म बहुत इजी होता है, आप फिल कर दो, उसमें मेरी डिग्री वगैरह अटैच कर दो, पैसे भी ज्यादा नहीं जाते, 200 रुपये लगते हैं। अगर आप लड़कियों के लिए तो वो भी फ्री है, कुछ नहीं देना। उसके बाद आपका इंटरव्यू की डेट आती है, तो इंटरव्यू मेरा हुआ था दिल्ली में, मैंने फिल किया था चॉइस अपना। तो थोड़ा फनी था, मेडिकल क्वेश्चन से दे स्टार्ट। तो एक राउंड टेबल टाइप बना रहता है, जैसे मूवीज में दिखाते हैं, जब सिंघम जैसी मूवी में दिखाते हैं ना, वो सारे पुलिस वाले ऐसे बैठे होते थे, तो सेम सिचुएशन थी। बीच में आपकी चेयर रहती है और चारों तरफ बैठे होते हैं। तो मेरा स्टार्ट हुआ था मेडिसिन से ही, एक्सरे से स्टार्ट किया था उन लोगों ने। वो एक्सरे दिखा रहे थे एंड दे वर आस्किंग कि फ्रैक्चर है कि नहीं है। बहुत बेसिक से शुरू किया, फिर आगे बढ़े तो पूछे कि इस फ्रैक्चर का क्या नाम है अगर दिख रहा है तो। फिर एक टीबी का एक्सरे दिखाया था, फिर हार्ट का एक्सरे दिखाया था कार्डियोमेगली, और इन बिटवीन उन्होंने एक नॉर्मल एक्सरे दिखाया। तो दे आस्क कि इसमें क्या पैथोलॉजी है, तो कुछ नहीं थी उसमें। मैंने बहुत डर के बोला कि सर कुछ नहीं है, तो लाइक आर यू श्योर? मैंने कहा हाँ सर श्योर। कॉन्फिडेंस एक जो रखना होता है वहाँ पे, बस और कुछ नहीं। तो उन्होंने बोला कि हाँ ये ठीक है। फिर ईसीजी वगैरह दिखाए थे मेरे को, तो मेरे को पूछे ईसीजी, ईसीजी वहाँ वो भी स्क्रीन पे ही था, आपको डायग्नोसिस करना था, बता दिया। एमआई, एमआई पूछते हैं लोग मोस्टली। एमआई पूछा मेरे को, मैंने बताया, तो उन्होंने फिर पूछा कौन से टाइप का है, नहीं आता था, मैंने क्लियरली बोल दिया सर आई डोंट। फिर क्योंकि मैं इमरजेंसी में जॉब मैंने किया है जेआरशिप 1 साल, तो उन्होंने मेरे को पूछा कि आपने कहाँ से किया है जेआरशिप, कौन सा डिपार्टमेंट में किया। तो फिर सर ने उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा कि एक इमरजेंसी में पेशेंट आया, मैंने वो बता दिया। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से क्वेश्चन आने शुरू हुए। तो वहां से जो क्वेश्चन आते हैं, नो वन कैन एक्सपेक्ट, दे कैन आस्क एनीथिंग, दे कैन आस्क कि कुछ भी पूछ सकते हैं। मतलब मेरे फ्रेंड को पूछा गया था पैन कार्ड की फुल फॉर्म, दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। ओ, मेरे को पूछा गया था जीएसटी, जीएसटी क्या होता है, तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट व्हाट दे वर एक्सपेक्टिंग मी टू आंसर वाज फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। फिर उन्होंने मेरे को साइड में बोले कि स्क्रीन पे देखो, वहाँ एक ग्राफ खोल दिया उन्होंने, इंडिया का मैप खोल दिया इन शॉर्ट। उन्होंने कोई एक जगह का नाम बोला मेरे को, बोलते वो कहाँ है, आप स्पॉट कीजिए। मैंने बोला सर मैंने वो नाम ही पहली बार सुना है, स्पॉट के बारे में। आई एम वेरी बैड एट ज्योग्राफी, मेरी जीके भी बहुत खराब है, जीरो है मेरी जीके। फिर उन्होंने मेरे को दूसरा क्वेश्चन पूछा, आई थिंक ही वाज द सीनियर मोस्ट जो मुझे पूछ रहे थे, तो उन्होंने मेरे को सेकंड क्वेश्चन पूछा था। सर ने ना ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मेरे को दिखाया मैप पे, तो सर ने बोला, पॉइंटर से दिखा दिया था, सर ने बोला कि व्हाट इज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट। मेरे को सही में नहीं पता क्या है, मुझे नहीं ज्योग्राफी में पता। पढ़ा था, मेरे को नहीं आइडिया था कि क्या होता है। तो मैं आई वॉज वेरी साइलेंट, मैं सर की शक्ल देख रहा था, फिर मैं स्क्रीन देख रहा था। 3 मिनट में ऐसी गर्दन इधर उधर घुमाई के बाद बोले कि ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उन्होंने मेरे को पूछा
कोई जगह के नाम बोले, बोलते कि यहाँ पे कुछ इंसिडेंस हुआ था, आपको पता है? मैंने बोला, बोलते अपनी जगह का नाम सुनना है, मैंने नहीं कहा। बोले ठीक है। फिर मेरे को पूछे बे ऑफ बंगाल दिख रहा है? मैंने यस सर। तो कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, उन्होंने मेरे को ये पूछा कि बे ऑफ बंगाल में बे क्या है, मेरे को नहीं पता था। खाड़ी है बेसिकली ना, अगेन वो बंगाली खाड़ी है ना। ही वाज आस्किंग मी कि बे का मतलब क्या होता है। वही खाड़ी है ना मेरे मेरे को अगर नहीं मैं पता था। सही हूँ तो। हाँ, जहाँ पे काफी सारी नदियां मिलती हैं, आई थिंक इफ आई एम नॉट हाँ रॉन्ग। तो मेरे को नहीं पता था, मैंने बोल दिया सर आई डोंट नो। फिर सर ने बोला कि मैप पे ना कोई भी जगह के नाम नहीं लिखे होते, इट वाज ब्लैंक मैप। तो सर ने एक हाँ। पॉइंटर पॉइंट किया और मेरे को बोली कि ये कौन सी जगह है। तो मैंने बोला सर माइट बी बांग्लादेश। सर ने बोला व्हाई डू यू थिंक? तो मैंने बोला सर आई एम नॉट श्योर, बस मैंने अपना थोड़ा सा दिमाग लगाया कि ये वेस्ट बंगाल है तो बंगाल के उसके साथ। साइड में बांग्लादेश भी हो सकता है। सर ने बोला कि ठीक है, दिमाग तो सही लगाया है। फिर एक और सर थे, उन्होंने पूछा मेरे को अपने बारे में बताओ, तो मैंने बताया। उन्होंने मेरी फैमिली बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस किए। उसमें भी दे क्रिएट एक क्वेश्चन ही बना दिया कि जब आप बिजनेसमैन के बेटे हैं तो आपको अपना सामान बेचना है, तो यू हैव टू चूज योर कस्टमर। एंड ही वाज वेरी मतलब उन्होंने बहुत क्लियर शब्दों में बोला कि मुझे 6 क्वालिटी चाहिए मिनिमम कि आप अपना सामान बेच सको, क्या ऐसा देखोगे? फिर बताया मैंने, ठीक था वो आंसर, ठीक बैठ गया था। फिर उसके बाद सर ने कुछ पूछा था, अगले वाले ने, आई डोंट रिमेम्बर, तो पूछे थे अकाउंट से रिलेटेड कुछ पूछा था। ओके। फिर उसके नेक्स्ट नेक्स्ट जो सर बैठे थे उन्होंने मेरे को पूछा ये राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन। जो उसके अगले सर बैठे हुए थे, ही आस्क्ड मी अबाउट राइट एंड ड्यूटीज ऑफ इंडिविजुअल ऑफ इंडियन सिटीजन। तो मैं कुछ तो मैं बोल रहा था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली क्या था। और फिर उन्होंने बोला कि ओके ठीक है, बोलते ठीक है आप जा सकते तो इसके रिगार्डिंग भी है, जैसे ये एक्स्ट्रा चीजें आपने बताई एक्सटोर्शन के बारे में, अगर मैं बोलूँ तो अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे भी कई सारे क्वेश्चन की आंसर पता ही नहीं है सबके बारे में, जो आपने बोला कि राइट हैंड ड्यूटीज, अगर किसी को पता होगा तो ठीक है, पर मेरे को तो अभी पर्सनली एट प्रेजेंट मुझे नहीं पता। तो मेरे उसके को भी नहीं बाद पता था। जब उसका फिर रिजल्ट कैसे आया? रिजल्ट, उसका रिजल्ट मतलब अगर आपका इंटरव्यू क्लियर होता है देन ओनली यू आर अलाउड टू गो फॉर मेडिकल फिजिकल। तो बाहर वेट करने बोले, फिर मेरी कॉपी बीच में बाहर आई। बीच में हाँ अब सही है। कॉपी बाहर दी मेरी, उसके बाद वो लोग मेरे को लेकर गए, बोलते ठीक है आपका आपका फिजिकल होगा। इतना कोई टफ फिजिकल नहीं होता, दे चेक योर बेसिक कि आपकी हाइट कितनी है, वेट कितना है, बीपी, थोड़ा सा खुदाएंगे, जंप कराएंगे इधर उधर, ए टू जेड दे विल चेक एवरीथिंग, कुछ नहीं छोड़ेंगे वो लोग। के बाद नेक्स्ट डे हम लोग का ये हुआ, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस हुए। ब्लड इन्वेस्टिगेशन के बाद वापस हम लोग बेस हॉस्पिटल गए, वहां पे हम लोग को बताया गया कि हु क्वालिफाइड हु डिड क्वालिफाइड। तो उसमें क्या रहता है, अगर आपका थोड़ा भी पैरामीटर ऊपर नीचे रहता है तो यू आर नॉट क्वालिफाइड, तो आपका रिजल्ट भी नहीं आएगा, यू आर डन, मतलब आप वहीं से आउट है। बाकी हम लोग मेरे दिन जिस दिन मैं देने गया था एग्जाम, उस दिन 24 लोग आए थे आउट ऑफ 40। तो बाय द एंड ऑफ डे वी वर जस्ट 4 लेफ्ट, 4 का ही हो पाया था, बाकी सब निकल गए थे। उसका फिर हम लोग का रिजल्ट आया था, इसी जुलाई में आया था, 26 ऑफ नहीं 15 के आसपास आया था रिजल्ट। तो उसमें चॉइसेस बनी रहती हैं आपकी प्रेफरेंस की, आपको क्या लेना है पहले। तो मेरा फर्स्ट चॉइस सीआरपीएफ ही था। आया फिर रिजल्ट तो मेरा सीआरपीएफ में था, सिलेक्शन हो रखा था, ऊपर वाले का करम था कि हो गया, आई वाज तो लकी ना। इसमें रिटर्न एग्जाम कुछ नहीं होता क्या? रिटर्न एग्जाम नहीं होता, सिर्फ एक इंटरव्यू होता है? सिर्फ इंटर। तो बस ये प्रोसीजर में अगर मैं बोलूँ तो फॉर्म भरो, उसका डेट मिलेगी आपको, है ना, उसी फॉर्म के बेसिस पे कि आपका हाँ इंटरव्यू कहाँ उसमें होगा। एक्चुअली हाँ। हाँ तो जब वो इंटरव्यू देने के बाद अगर इंटरव्यू आपका सही से हो जाता है, उसके बाद ही आपका वो ग्राउंड क्लियर टेस्ट होगा। हम्म। अगर वो आपकी सेटिस्फाई नहीं है आपके इंटरव्यू से, तो आपको भेज देंगे वापस, ऐसा?
हाँ, ओके, तो फिर कई गाउट बार टेस्ट वो के लोग क्या करते हैं, कई बार वो लोग कंटिन्यू करवा देते हैं कि ठीक है फिजिकल भी करा लो मेडिकल भी करा लो, इट ओके, डिपेंड्स। तो एट देन फिर जब रिजल्ट आता है उसके बाद आपकी चॉइसेस होती है कि आपने क्या चॉइस करी, चूज करना है कि आईटीपीपी है या नहीं असम नहीं, राइफल्स है। वो जब फॉर्म भरते हैं तभी फिल कर देते हैं हम लोग। स्टार्टिंग में ही, हाँ फिर एंड में जब रिजल्ट आता है फिर वो बताते हैं कि हाँ आपका हो गया। जो फर्स्ट पोस्टिंग होती है हर किसी की भी, जो 4 अंक के साथ थी, वो सबकी असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पे ही हुई होती। हाँ। तो बेसिकली भैया अभी कहाँ पोस्टिंग है आपकी? मैं सीएच रांची में था, रांची में मेरा फैमिलाइजेशन हुआ है। जितने भी डॉक्टर्स ज्वाइन करते हैं उन लोगों को कंपोजिट हॉस्पिटल जाना होता है ट्रेनिंग के लिए, एज अ मेडिकल मेडिकल पार्ट की ट्रेनिंग के लिए हमें जाना होता है कंपोजिट हॉस्पिटल। तो इसमें क्या है, इसमें सीआरपीएफ में 50 बेडेड हॉस्पिटल्स हैं, 100 है, 200 100 है, 100 हाईएस्ट है, उससे ज्यादा नहीं है। 100 बेडेड हॉस्पिटल भी आई थिंक चार चार या पांच है 100 बेडेड हॉस्पिटल। तो आपकी वहाँ ट्रेनिंग होती है 15 दिन की, उसके बाद आपकी पोस्टिंग आती है, आपको यूनिट में भेजा जाता है। बेसिकली फील्ड पोस्टिंग रहती है जहाँ बटालियंस में जाते हैं। तो अभी मैं इधर हूँ बिहार में। ओके, अभी आपकी पोस्टिंग वहां हुई है बिहार में। तो भैया जैसे स्टार्टिंग में आपने जो चीज बोली थी कि आपको रोटी कपड़ा मकान सब मिलता है वहां पे, हाँ, है ना? तो एक और चीज आपने बोली थी लमसम अमाउंट मिलता है, तो उसके बारे में जानना चाहता हूँ। जब पहली जो पे सैलरी होती है वो कितनी होती है? पहली सैलरी मेरी नहीं आई है अभी तक। अच्छा, आपको ऐसे आइडिया है कितनी आएगी? इट डिपेंड्स, एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे बेसिक पे तो उतना ही है जितना सबका है, 56 बेसिक बेसिक रहता है। उसके बाद आपका डीए टीडीए और बहुत कुछ रहता है। इसमें क्या रहता है, एक कैच ये रहती है कि अगर आप टफ पोस्टिंग मिलती है आपको, जैसे कि आपका हो गया छत्तीसगढ़, श्रीनगर, तो ये आपका आता है हाई रिस्क जोन, मतलब ए जोन में। यहाँ तो पे वहां पे रिस्क हाँ, अलाउंस रहता है, हमारा रहता है रिस्क अलाउंस वहाँ पे 26,000 समथिंग। मेरा बी कैटेगरी में है तो आई हैव रिस्क अलाउंस अराउंड 16 या 17 है, आई एम नॉट श्योर। बाकी सिटी टू सिटी डिफर करता है। कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट क्वार्टर नहीं होते अवेलेबल, तो उसमें उस कंडीशन में क्या रहता है आपका, आप आउटसोर्स में रह सकते तो अलाउंस हो। मिलता आउटसोर्स में रहेंगे तो हाँ उसका अलाउंस मिलता है। जैसे यहाँ पे 9% ऑफ बेसिक पे है, तो हर जगह में डिफरेंट है। आप दिल्ली जाओगे तो दिल्ली में आई थिंक 25 प्लस है शायद, 25+% ऑफ जो भी आपका रहता है। है। जो एक और चीज पूछता हूँ, ये फैसिनेटिंग तो बड़ी अच्छी स्टोरी है, सुन के तो काफी अच्छा लग रहा है। अभी जैसे आप बोल रहे थे गाड़ी मिलती है, गार्ड मिलता है, वो क्या मतलब आप पर्सनली घर भी लेके जा सकते हो किसी वहीं पे कैंपस में जो होता है, मतलब वहीं एक्चुअली पे? क्या होता है, हम लोग ऑन ड्यूटी रहते हैं, तो ऑन ड्यूटी में क्या रहता है, आपको प्रोटेक्शन भी चाहिए होता है। जैसे अब मैं भी हेडक्वार्टर में बैठा हूँ, इन केस अगर मुझे जाना है कंपनी विजिट पे जाना है जहाँ मेरी यूनिट की कंपनी पोस्टेड है। हर हर बटालियन की कंपनीज होती हैं, तो कंपनी विजिट पे जाना होता है। तो कंपनीज हमेशा रिमोट एरिया में होंगी जहाँ पर बेसिकली जो सीआरपीएफ बनाया है वो बनाया है इसीलिए नक्सल से लड़ने के लिए, या आपके जो नक्सलाइट। भी इंटरनल इश्यूज होते हैं, हाँ नक्सलाइट हो गए, हर जगह पे अलग अलग नाम होते हैं। तो कंपनी हमेशा इंटरनल में होगी जहाँ जहाँ वो लड़ रहे होंगे। हेडक्वार्टर आपका कहीं सेफ जगह पे रहता है जहाँ पे कंपनी के जवान आते हैं। तो अगर कंपनी विजिट पे मुझे जाना इसलिए होता है क्योंकि एज एन ऑफिसर मुझे वहाँ जाके मेडिकल ऑफिसर के बेसिस पे मुझे वहाँ लेक्चर्स देने होते हैं, फिर हेल्थ एंड हाइजीन देखना होता है वहाँ, मेडिसिन देखनी होती है, मेडिसिन सप्लाई पहुंचानी होती है वहाँ पे। कि मैं एक ही हूँ, एक बटालियन में एक डॉक्टर होता है, और एक बटालियन में आई थिंक 1000 के अराउंड लोग होते हैं। 1000 नहीं तो 800 तो रहते ही हैं। तो आपको सबको देखना होता है। तो कंपनी में जब भी जाऊंगा मैं तो ऑफकोर्स एक प्रोटेक्शन जाता है, गाड़ी रहती है। बाकी हम लोग के नाम से एक ऑलरेडी रहती है गाड़ी, अलॉटेड रहती है हम लोग को। तो उसमें क्या रहता है, अब जैसे मुझे अभी बाहर भी जाना है कहीं, मैं बस फोन करता हूँ तो गाड़ी लग जाती है बाहर। और अगर मुझे घर जाना है, जैसे मैं वेकेशन वगैरह पे छुट्टी पे मैं घर जा रहा हूँ, तो गाड़ी मुझे मेरी ट्रेन तक, मेरी सीट तक पहुंचा के आएगी। उसके ओके, बाद गाड़ी तो जाएगी। उसके बाद मैं अपने घर जाने के बाद नहीं मिलेगी मेरे को, तो गवर्नमेंट ड्यूटी की थी। अभी मैं ओके, छुट्टी पे हूँ।
ओके ओके। तो भैया ये चीज पर्सनली मेरे लिए काफी ज्यादा फैसिनेटिंग थी, और एक एक अच्छा आइडिया मिल गया कि हाँ कैसा है। अब ऐसा बोला जाता है कि हर चीज के कुछ पर्क्स भी होते हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ आपकी कुछ, क्या इस चीज के कुछ ड्रॉबैक्स हैं? ड्रॉबैक्स बोले या कुछ भी, मतलब। डेफिनेटली है इसके भी ड्रॉबैक्स। देखो, एट द एंड ऑफ डे वी आर डॉक्टर्स, वी आर हियर टू ट्रीट द पेशेंट। तो यहाँ पे आके क्या होता है, बोलते हैं ना, वो जंख लग जाती है दिमाग को। तो वैसे हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपके पास सिर्फ एक एमआई रूम होता है। एमआई रूम मीन्स मेडिकल इंटरवेंशन। यहाँ पे आपके पास मेरे यहाँ अभी मेरे अंडर में 10 बेडेड का बोलते हैं इसको हॉस्पिटल। तो यहाँ पे आप बेसिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं। बेसिक ट्रीटमेंट आप क्या दे सकते हैं? फीवर के पेशेंट हो गए आपके, डेंगू मलेरिया के अनकॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड केसेस नहीं। बाकी पेन, एब्डोमेन, डायरिया वगैरह ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी केस आपको रेफर ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास फैसिलिटी नहीं होगी यहाँ पे। फैसिलिटी। हाँ, फैसिलिटी नहीं होती है इतनी, तो आप एक ऑफिसर ज्यादा रह जाते हैं कंपेयर टू अ डॉक्टर। बट ये सीआरपीएफ में है। अब बीएसएफ के हॉस्पिटल जो है वो काफी वेल डेवलप्ड होते हैं। रीजन बीइंग कि बीएसएफ इज नॉट अ मूविंग फोर्स, वो फिक्स है। जी। सीआरपीएफ में क्या होता है, सीआरपीएफ इज वेरी मोबाइल। अगर मान लो यहाँ से अभी सब कुछ खत्म हो गया, यहाँ कुछ दिक्कत नहीं रहेगी, तो मेरी बटालियन को मूव करना पड़ेगा यहाँ से, कि यहाँ पे यूज ही नहीं रहेगा उसका। तो हम लोग का जो भी रहता है वो टेम्पररी रहता है। अभी भी जो सेटअप होता है हम लोग का टेम्पररी रहता है। टेम्पररी बेसिस पे हम लोग इसे पूरा बना लेते हैं, फिर हम इसे छोड़ के चले जाते हैं। बट इसके जो हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे सीएच दिल्ली है, सीएच इलाहाबाद है, सीएच भुवनेश्वर है, तो वो थोड़े अच्छे होते हैं, क्योंकि वो 100 बेडेड होते हैं, वहाँ फैसिलिटी रहती है। जो 50 बेडेड है वो भी अभी कंप्लीट नहीं है, मतलब वो इतने अच्छे रनिंग में स्टेटस में नहीं है। तो यूजुअली हम लोग पेशेंट को रेफर करते हैं। जितना संभाल सकते हो संभालो, बाकी इफ यू कांट मैनेज और हमारे पास अगर फैसिलिटी नहीं है, देन यू हैव टू रेफर द पेशेंट। तो बेसिकली उस तरीके की फील्ड जॉब नहीं है यहाँ पे। हाँ, बट यहाँ पे एक चीज अच्छी है कि, अच्छी बोलो या एक प्लस पॉइंट बोल दो, बट लोग इसको भी नेगेटिव नहीं देखते हैं कि आप 5 साल बाद आप पीजी कर सकते ओके, तो हो। ये मतलब फोर्स रहेगी आपको। बेसिकली जैसे आपने बोला कि 5 साल बाद पीजी कर सकते हैं, तो जैसे आपने बोला कि ये जो अगर आप, ये बेसिकली 30 साल की जॉब है जैसे आपने बताया था, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है हाँ, कि आप कितना जल्दी फोर्सेस में जा रहे हो। जितनी जल्दी जाओगे उतनी आपके चांसेस है हाई रैंक पे जाने के। फॉर एग्जांपल, अगर आप 35 या 30 के करीब जाते हो तो आपके इतने चांसेस होंगे कि आप डीआईजी रैंक तक पहुंचो, है ना। और आपने जैसे बताया कि 3 साल के बाद यहाँ पे ट्रांसफर प्रमोशन हो जाती है, ऐसा फिक्स रहता है कि? ऐसे होता है कि आपका 4 साल बाद प्रमोशन तो हो जाएगा, मतलब आपको पेमेंट मिल जाएगा। बट रैंक कई बार ना थोड़ा टाइम लग जाता है। जैसे 4 साल के बाद आपका प्रमोशन आना था, बट वो 4.5 साल में आया, ये 5 साल में आया, बट आ जाता है टाइम से। बट आपको पेमेंट मिल जाता है अपना रैंक वाला पूरा। तो अगर मैं बात करूं जो नीट पीजी की आप बोल रहे थे 5 साल, वो अपने ऊपर होता है कि मतलब इजी, इतना इजी होता है कि अगर 5 साल आपने जॉब कर ली उसके बाद नीट पीजी करना हो तो कर सकते हो? इजी नहीं होता, बट ये रहता है कि इसका कोटा अच्छा खासा भारी भरकम होता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ भारी भरकम, क्योंकि जहाँ मैं अभी पोस्टेड हूँ, यहाँ पर जो मेडिकल ऑफिसर थे मेरे से पहले, तो लास्ट ईयर उन्होंने पीजी लिया है। ही इज डूइंग इट फ्रॉम दिल्ली, आरआर हॉस्पिटल नहीं, इन्होंने लिया यहाँ से, एएफएमसी में लिया है सर ने एडमिशन। और सर ने उठाया है डरमा, और सर की रैंक थी, मैंने जितना सुना है, आई एम नॉट श्योर, बट सर की रैंक 50+ थी। ओके। इसमें क्या रहता है, हम लोग की सीट्स ऑलरेडी रिजर्व रहती हैं, तो आपको थोड़ा सा हार्डवर्क करना है। हार्डवर्क के साथ अगर अच्छी रैंक आ जाती है तो यू कैन ज्वाइन। आपका अच्छा खासा कोटा रह जाता है, क्योंकि एज एन एफएमजी आपके पास कोई कोटा नहीं है। बी वेरी ऑनेस्ट, आपके पास कोई कोटा नहीं रहेगा। आपको जी। जो भी सीट मिलेगी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही मिलेगी। अगर आप अपने स्टेट कोटा लगा भी रहे हैं तो आप स्टेट में अपनी ले सकते हैं एडमिशन, बट इन प्राइवेट कॉलेज। आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर स्टेट, बट इन यूपी इट्स फिक्स। इफ यू आर अप्लाइंग फॉर यूपी कोटा, यूपी नीट के
के थ्रू अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप गवर्नमेंट सीट नहीं ले सकते सिंस यू आर एन आउटसाइडर। तो बेसिकली अगर 5 साल बाद अगर आपको पीजी देना भी है फोर्सेस में, तो आपको सिर्फ जो आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज होते हैं सिर्फ वहीं पे आप पीजी कर सकते हो। नहीं, वैसे रैंक अगर अच्छी आई तो आप ये भी ले सकते हैं। हाँ, अच्छा, तो मतलब उसके बाद आपको फोर्सेस छोड़नी पड़ती है, रिजिग्नेशन देना पड़ेगा वहां पे? नहीं, फिर आप बॉन्ड में हैं, वो आपको भेज रहे हैं पीजी कराने के लिए। तो आपको मतलब वहीं पे आके वो वापस आना पड़ेगा? हाँ, वहीं पे वापस आना पड़ेगा। तो इसीलिए ना, मतलब मैंने सब कुछ देखा, ऑब्जर्व किया कि मुझे क्लिनिकल प्रैक्टिस भी करनी है और मेरे को जॉब भी नहीं छोड़नी है। तो आई एम लुकिंग कि कौन सी फील्ड ज्यादा बेटर रहेगी मेरे लिए, देन आई विल चूज माय ब्रांच। तो बेसिकली ऐसा होता है कि अगर आपको बॉन्ड भर दो आर्मी में, ऐसे एफएमजी में जो बच्चे करते हैं, एमबीबीएस करते हैं एफएमजी, एफएम आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज के थ्रू भी, उनके लिए भी एक बॉन्ड होता है कि अगर आप इतना पद में कितने 25 की 30 लाख भर दोगे तो आप फ्री हो जाते हो वहां से। अब तो सेम इधर है, अगर आपने पीजी के बाद अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो आप बॉन्ड फीस दे दो, छोड़ दो। ओके, तो भैया ये आपकी नजरों में ये थोड़ी बहुत ड्रॉबैक है कि आप एक बार फंस गए तो अगर आपका मन है चेंज करने का तो नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल हम बाहर एमबीबीएस पीजी कर रहे हैं, तो अगर आप इस हॉस्पिटल से खुश नहीं होगी, चलो यार मैं नहीं करता काम, मैं वहां चला जाऊंगा, पर वहां पे ऐसी चीज नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना मेरा ऐसा मानना है कि अगर गवर्नमेंट आपको इतना कुछ दे रही है तो यू शुड रिटर्न इट बैक, एटलीस्ट व्हाट यू हैव। हमारी नॉलेज है उसको जितना दे सकते हो दो, प्लस एक यूनिफॉर्म है, उसकी अपनी एक अलग रिस्पेक्ट है, तो एक अलग अपना रुतबा होता है। तो डेफिनेटली आई एम नॉट विलिंग टू गिव दैट। मैं तो नहीं छोड़ सकता। तो ये काफी सही चीज हमें लगी आज पता, और आई रियली होप जो हमारे व्यूअर्स उनको भी काफी ज्यादा मजा आया होगा इस चीज को सुन के। मेरे दिमाग में तो क्वेश्चन थे पर वो मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है प्रेजेंट क्या है क्या नहीं। अगर आपको कुछ ऐड करना हो उसके साथ साथ तो आप कर सकते हो। मेरा सिर्फ यही है कि अपने दिमाग को ना एकदम क्लियर रखना है, व्हाट यू वांट इन लाइफ, तुम्हें चाहिए क्या। अगर ये चीज क्लियर है ना तो देन वर्क फॉर इट। ऐसा नहीं कि आपने सोच लिया मुझे ये चाहिए और बस आराम कर रहे हैं, नहीं। आपको चाहिए तो वर्क हार्ड करो, जितना हार्ड वर्क कर सकते हो तो करो। मेरा सिंपल सा है कि जब मैं आराम करता हूँ तो मैं आराम करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ तो पढ़ाई करता हूँ, काम करता हूँ तो काम। ऐसा नहीं है कि आराम भी करूंगा पढ़ाई भी कर रहा हूँ, ऐसे वाला सिस्टम नहीं है मेरा। जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था तो मैंने सब कुछ सोच समझ के, सारी चीजें देख के देन आई ज्वाइन कि हाँ मुझे करना है ज्वाइन। यहाँ पे आके सारे डॉक्टर समझाते हैं कि देखो आपने ज्वाइन किया, अभी यंग हो, छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ सबको एक ही दिक्कत होती है कि क्लिनिकल प्रैक्टिस थोड़ी लैक हो जाती है, रह जाता है थोड़ा। तो मैंने बोला सर मैंने सब कुछ देखा, सोचा, समझा, और अभी जो सिचुएशन है, अगर आप सिविल में जाओगे, बाहर देखोगे, वहाँ इतना रश है डॉक्टर्स का, इतने सारे डॉक्टर्स हैं, आप सोच नहीं सकते। आप एक को मना करोगे दूसरा आ जाएगा जॉब के लिए, जो कि फैक्ट है। दिल्ली में बहुत सारे हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, आपको एक ढूंढोगे 10 मिलेंगे। ऐसे में अगर आपको एक जॉब सिक्योरिटी मिल रही है, सच मतलब क्या ही बोलूँ मैं, इतनी सब कुछ चीजें मिल रही हैं आपको एक जॉब के साथ साथ, एक होता है ना एक रेपुटेशन, तो क्यों ही छोड़ना उसको। मेरा अपना मानना है, बाकी सबकी अपनी एक थिंकिंग होती है। तो वही है, बस जो करना है डू योर बेस्ट, नेवर गिव अप, बिकॉज VFMGs आर फेमस फॉर इट। हम लोग कभी हार नहीं मानते। तो बेसिकली अगर बात करें कि अगर फोर्सेस में जाना वो उसके लिए काफी ज्यादा सुटेबल रहेगा जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी सही नहीं है, अगर वो एक नॉर्मल बैकग्राउंड के से बिलोंग करता है, चाहे वो इंटर मेडिकल ग्रेजुएट हो चाहे वो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हो। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट जितने भी हैं वो सब अमीर है, ऐसा नहीं होता। कई लोग लोन लेके पढ़ रहे हैं, किसी को नहीं पता कि स्टोरी क्या है, हर किसी की स्टोरी अलग अलग होती है। किसी का सपना होता है और वो गिव अप नहीं करता और वो एट द एंड बाहर चले जाता है एमबीबीएस करने के लिए और वहां से करके आता है। तो लोगों को लगता है कि भाई वो अमीर ही, ऐसा नहीं था। अगर फैमिली में कुछ फाइनेंशियली क्राइसिस है तो ये एक अच्छा ऑप्शन है
चाहे वो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हो या इंटर मेडिकल ग्रेजुएट्स हो, राइट? हाँ डेफिनेटली, बिल्कुल, क्योंकि अभी ये सबको पता है कि इंडिया में एक गवर्नमेंट जॉब होना मतलब बहुत बड़ी चीज होती है और वो आसानी से नहीं मिलता। अगर बाहर अभी आप देखोगे तो कितने सारे लोग हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए, उनका रिटर्न नहीं हो पाता, किसी का कुछ नहीं हो पाता। यहाँ पे हम ये जॉब एक तरीके से थाली में परोस के ही दे रहे हैं, कुछ नहीं मांग रहे आपसे, आपका बस बेसिक नॉलेज चेक कर रहे हैं, आपकी मेडिकल स्टैंडर्ड, और तो कुछ नहीं मांग रहे। हाँ बस इतना है कि थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, आपको सब कुछ तो नहीं मिल सकता। आप सोचो कि आपको जॉब भी मिल जाए, आपको अपना जॉब सेटिस्फेक्शन भी मिल जाए, ऐसे नहीं होगा। और रोने वाले लोग हर जगह रोते हैं, अगर ज्यादा काम हो तो भी रोते हैं कि अरे इतना काम है, नहीं है तो भी रोते हैं। तो खुश रहो। तो फ्रेंड्स, ये थी डॉक्टर काशिफ की पूरी स्टोरी। मुझे पर्सनली काफी ज्यादा मोटिवेटिंग लगी, साथ में फैसिनेटिंग लगी। जैसे कि जो इन्होंने बताया, घर में बताया नहीं था उनका कि इन्होंने एफएमजी एग्जाम दिया है और जो रिजल्ट आया उसको लेके, उसके बाद जो जॉब के बारे में उन्होंने बताया वो काफी ज्यादा फैसिनेटिंग था। और आई रियली होप जिस तरीके से मेरे कई सारे डाउट क्लियर हुए हैं उसके साथ साथ तुम्हारे भी डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर क्लियर हुए हैं देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड साथ में कमेंट मार देना डॉक्टर काशिफ ओपी, और या फिर डॉक्टर काशिफ रिस्पेक्ट लिख देना अगर देख रहे हो इस टाइम तक तो हाँ ये बात है। और बाकी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर काशिफ जुड़ने के लिए हमारे साथ। थैंक यू। आई रियली होप कि आपको भी काफी ज्यादा मजा आया होगा बात करने में। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा इतने टाइम बाद एक जूनियर जो इतना ज्यादा की एफर्ट दे रहा है कि जो हमारे जो जूनियर्स आ रहे हैं उनको काफी हेल्प मिले। तो बहुत अच्छा एफर्ट है, मैंने काफी बार अप्रिशिएट भी किया एंड आई एम सेइंग इट अगेन कि यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, कीप डूइंग इट। एक्चुअली आई वाज नॉट, मेरा नहीं था कि आई विल गिव इंटरव्यू, थोड़ा सा मेरा था कि मैं क्या ही बोलूंगा, बट वन ऑफ माय फ्रेंड्स शी टोल्ड मी कि नहीं, एक बार दो जूनियर्स को काफी हेल्प मिलती है, पर देने में कुछ नहीं जाता। If the other is taking efforts, try to put your efforts. बात तो सही है। Then I texted you, ठीक है। शुक्रिया भैया, थैंक्स फॉर योर काइंड वर्ड्स। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो थैंक्स लॉट भैया। तो भाई लोग, ये थी पूरी की पूरी वीडियो। तुम्हें हल्की सी एक झिंगूर की आवाज़ आ रही है, झिंगूर ही बोलते हैं किसको, तो उसके लिए अगर तुम चाहो तो उसको इग्नोर कर सकते हो, अदरवाइज इस म्यूज़िक को बैकग्राउंड म्यूज़िक की तरह एंजॉय भी कर सकते हो। तो इट्स अप टू यू। तो भाई लोग, ये थी पूरी की पूरी वीडियो और आई रियली होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जानने को थी इसमें, कुछ कई ये जो पूरी स्टोरी थी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग थी, साथ ही साथ फैसिनेटिंग भी थी। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है एमबीबीएस करने के बाद डिफेंस सेक्टर में जाने का, तुम्हें एक ओवरव्यू मिल चुका होगा और एक रास्ता मिल गया होगा कैसे जाना है कैसे नहीं, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी आई गेस तुम लोगों के लिए वीडियो, क्योंकि पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था डिफेंस में जाने का। तो एक हाँ, अब मुझे एक क्लियर हुआ है कि एक ऑप्शन हमारे पास ये भी है। तो हाँ, तो भाई लोग, अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, मैंने ऑलरेडी बोल दिया, एंड सब्सक्राइब तो कर दो प्लीज़। और तुम्हें जो मेरे इंस्टाग्राम के चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा, तो जाओ फॉलो कर दो मुझे इंस्टाग्राम पे। और मिलेंगे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।